अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल अजीज़। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि क्रिप्टो से लोग रातों रात लाखोंपति बन गए, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये क्रिप्टो असल में है क्या? क्या ये कोई जादू है या कोई धोखा है? ये किस तरह से वर्क करती है? इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है और ये हम हाथ में क्यों नहीं पकड़ सकते? तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस तक तमाम बातें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सबसे पहले ये सुनाई, जो हमारे पास पैसे होते हैं ना, अक्सर हम लोग जेब में रखते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, इसको पेपर करेंसी कहते हैं, ठीक है। जो हम हाथ में लेते हैं, जेब में रखते हैं, ये कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ये कहलाती है फियाट करेंसी। ये फिजिकली तौर पर एग्जिस्ट करती है, यानी फिजिकली तौर पर हम इसको पकड़ सकते हैं, ये फिजिकल करेंसी कहलाती है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है ना, वो क्रिप्टो करेंसी कोई फिजिकल तौर पर उसका वजूद नहीं, ठीक है, फिजिकल तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटर या सर्वर्स पर मौजूद होती है, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करती है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, ये सिर्फ ऑनलाइन मौजूद होती है और ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, ठीक है। इसको कोई गवर्नमेंट ऑन नहीं करती, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड का ये मतलब है कि कोई भी बैंक है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी हुकूमत है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करता। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, सिर्फ ऑनलाइन मौजूद होती है। ये पर्सन टू पर्सन काम करती है, यानी डायरेक्ट पर्सन से पर्सन काम करती है। इसके पीछे ये वाला कोई सिस्टम नहीं होता कि भाई कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे, कोई ज़रा सा इशू हो, तो इस तरह कुछ भी नहीं होता, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है करेंसी, ठीक है। ये करेंसी सिर्फ और सिर्फ डिजिटली तौर पर मौजूद होती है, फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती। और इसको कोई बैंक ऑन नहीं करता, तो आप लोग सोचेंगे अगर बैंक ऑन नहीं करता तो हिसाब किताब कहाँ होता है, यानी कहाँ पे सारी हिस्ट्री जाती है, कहाँ से हम लोग ये सारा निज़ाम संभालते हैं। तो इसके पीछे एक सुपर टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके पीछे वर्क करती है। ब्लॉकचेन पर सारा का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ब्लॉकचेन में जाके सेव होती है और उन्हीं के सर्वर पर अपडेट हो जाती है, ठीक है। ब्लॉकचेन में जाके जब सेव होती है, उसके बाद तमाम कंप्यूटर और सर्वर पर अपडेट हो जाती है कि भाई ये वाली ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो समझ लें, ये जो ब्लॉकचेन है ना, आप ब्लॉकचेन क्या, ब्लॉकचेन एक रजिस्टर समझ लें। जब आप दुकान पे जाते हैं, वो कोई भी हिसाब किताब होता है वो रजिस्टर के ऊपर लिखता है, ठीक है, उसके अंदर सारा हिसाब किताब होता है। तो इसी तरह ऑनलाइन भी एक रजिस्टर होता है जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके ऊपर सारा हिसाब किताब होता है। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होते हैं तो ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक फिर सारे उधर अपडेट होते हैं कंप्यूटर और सर्वर के ऊपर। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, उसके रिकॉर्ड सारे मौजूद होते हैं। और ये जो ब्लॉकचेन का सिस्टम है, इसको ना कोई हैक किया जा सकता है, ना इसको डिलीट किया जा सकता। यही वजह है कि ये इतनी ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है। आजकल तो बड़े बड़े मुल्कों के लोग भी सिर्फ इसी करेंसी के अंदर ही अपने रिजर्व रखने लगे। पहले होता था गोल्ड, यानी कि भी सोने के अंदर वो लोग अपने रिजर्व रखते थे। कोई भी मुल्क ने अपने पैसे सेव करने होते थे तो सोना ले लेते थे। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करके अपने पास रख रहे हैं। जैसे वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ था तो उसके पास काफ़ी सारे बिटकॉइन भी मौजूद थे, ठीक है। बिटकॉइन उसके पास काफ़ी सारे मौजूद थे वेनेजुएला के पास। अब अगर उनके पास गोल्ड के रिजर्व होते तो फिर वो तो उनको ना मिलते, क्योंकि यूके के एक बैंक के अंदर सारे ये फिजिकल तौर पर मौजूद होते हैं। बाकी मुल्कों के पास सर्टिफिकेट होते हैं। आज जैसे पाकिस्तान का असल गोल्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ सर्टिफिकेट है और हमारा असल गोल्ड यूके में पड़ा हुआ है एक बैंक के अंदर, ठीक है। इसी तरह जब भी हमें गोल्ड की जरूरत पड़ेगी तो हम अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे, यूके से ले लेंगे, ठीक है। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का गोल्ड है वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह से ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, इसका भी सारा रिकॉर्ड जो होता है ना, वो यानी कि भी हमारे उधर ही ऑनलाइन मौजूद होता है, हमारे पास फिजिकल तौर पर मौजूद नहीं होता। अब सवाल ये है कि इसको खरीद और बेचा कैसे जाता है, कहाँ पर जाकर हम बेच सकते हैं? तो इसके लिए होते हैं एक्सचेंज, काफ़ी सारे एक्सचेंज होते हैं, जैसे बाइनेंस, OKX, Bybit, यानी बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं। आप उनमें से किसी के ऊपर भी जाकर अपना अकाउंट बनाते हैं अपने ईमेल से या किसी जैसे, और अपने आप को वेरीफाई करते हैं, यानी आपका जो ID कार्ड होता है उससे अपने आप को वेरीफाई करते हैं, अपना चेहरा वगैरह दिखाते हैं, यानी फुल सिक्योरिटी के साथ भी आपका अपना अकाउंट है, आप फुल सिक्योर रहेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने किसी भी अकाउंट से, चाहे जैज़ कैश है, चाहे ईजी पैसा है, चाहे अगर इंडियन है तो UPI, पेटीएम, इस तरह के जौन से भी होते हैं ना आप लोगों के पास, उन अकाउंट से या बैंक अकाउंट से भी आप लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। एक्सचेंज में ऑप्शन होते हैं, यानी वहाँ से फिर P2P करके, P2P ट्रेडिंग से आप लोग अपने पहले पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपको जो ओरिजिनल पैसे होते हैं वो डॉलर के अंदर आते हैं। डॉलर के बाद फिर आप लोग क्रिप्टो करेंसी उससे खरीद सकते हैं। आइए, जो डॉलर होता है इसमें काफ़ी सारे डॉलर हैं। एक है USDC, एक है USDT जो सबसे मशहूर है, टीथर भी इसको कहा जाता है, USDT को, BUSD, और भी यानी बहुत सारे स्टेबल कॉइन है, इनको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। इनकी कीमत $1 ही रहती है, यानी ये डॉलर ही रहते हैं, ठीक है। इसकी कीमत ऊपर नीचे नहीं होती। जब आप PKR यानी अपनी पाकिस्तानी करेंसी या इंडियन करेंसी को चेंज करवा के आप उसके अंदर करवा लेते हैं अमेरिकन डॉलर या जो सा टीथर डॉलर है या वहाँ का जो सा भी डॉलर है, उसके बाद आप लोग अभी तक क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की, अर्निंग स्टार्ट नहीं की।
आप लोगों ने क्या करना होता है, उस डॉलर का अपने पास आपको पड़ा होता है, उसकी वैल्यू कोई भी ऊपर नहीं जाती, कोई नीचे नहीं जाती, वो सिर्फ उतनी ही रहती जितनी थी। उसके बाद आप लोगों ने जाकर बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन, सोलाना कॉइन, XRP कॉइन, मुख्तलिफ कॉइन होते हैं, उनको जाकर खरीदना होता है। फिर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों का वर्क होगा, फिर आप लोग अर्निंग कर पाएंगे। तो अब इसके अंदर वर्क क्या करना होता है, आप लोगों ने ना जब कोई कॉइन कम कीमत का होता है उसको खरीद लेते हैं, जैसे उसकी कीमत बढ़ती है, ऊपर जाती है उसकी कीमत, महंगा होने पर आप उसको बेच देते हैं, उसके बाद आप लोगों का मुनाफा बन जाता है। लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड और फिर बाइनरी ट्रेड और भी दूसरी ट्रेड्स आ जाती हैं। तो अब ये सुने, अब ये जो है ना फ्यूचर ट्रेड या बाइनरी ट्रेड, इसके ऊपर बाइनरी ट्रेड का तो साफ साफ है कि वो हराम है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड के ऊपर कुछ लोग इख्तिलाफ रखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश है हलाल होने की, लेकिन मेरी नज़र में फ्यूचर ट्रेड भी हराम है। तो स्पॉट ट्रेड हलाल भी है और इसके ऊपर सब राय रखते हैं कि ये हलाल है। उलमा इकराम ने भी काफ़ी उन्हें फतवे दिए कि ट्रेडिंग में स्पॉट ट्रेड हलाल है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्पॉट ट्रेड करनी है। स्पॉट ट्रेड से आप लोगों को प्रॉफिट इस तरह होगा कि आप लोगों ने कॉइन खरीदना कम कीमत पे, जैसे कॉइन की कीमत बढ़ेगी आप लोगों ने उसको बेच देना है और अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से अब फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है, कॉइन की कीमत नीचे भी जा रही है तब भी आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो ये समझ नहीं आती, ज़रा लॉजिक से भी बाहर चीज़ है, इसलिए इसको हराम कहा जाता है। यानी इसलिए वो चीज़ आपने करनी नहीं है जिसके अंदर इख्तलाफ हो, इसलिए वो काम आपने करना नहीं। और याद रखें, आप लोगों ने क्रिप्टो के अंदर सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट करनी जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सके। ये नहीं कि आपके पास जितने पैसे पड़े सारे आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा देने, कभी भी ऐसा नहीं करना। सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट करनी जो आप लोगों को लॉस बर्दाश्त हो सके, और सारे पैसे एक ही कॉइन में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आप लोगों ने $100 क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो पूरे के पूरे सिर्फ आप लोगों ने बिटकॉइन या इथेरियम या सोलाना में नहीं लगाने, आप लोगों ने 50 एक में, 40 एक में, 10 एक में, यानी इस तरह से करते करते आप लोगों ने मुख्तलिफ कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और कुछ ना कुछ पीछे बचा के भी रखना है। फिर अगर आप लोगों को नुकसान हो जाता है तो पीछे कुछ एसेट्स आप लोगों के पास पड़ा हुआ हो। और आप लोगों ने सबसे पहले लर्निंग करनी है, उसके बाद ही अर्निंग करनी है। सबसे पहले आप समझें, रिस्क मैनेजमेंट को सीखें, उसके बाद आप लोग लर्न करें अच्छे से, एक्सपीरियंस आने के बाद आप लोग अर्निंग स्टार्ट करें क्रिप्टो की। तो ये थी क्रिप्टो की रियलिटी और क्रिप्टो के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है, किसके तहत ये वर्क करती है, पीछे क्या चीज़ होती है जो प्रोसेस करती है, इसका रिकॉर्ड काम पे होता है, सारी बात मैंने आज की इस वीडियो में बता दी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ जिसके अंदर आप लोगों को क्रिप्टो की नॉलेज दूँ, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियोज़ के लिए अपना नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।